हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और सॉरी यार, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया किसी वजह से, लेकिन आज हम फिर से जो है डिस्कस करने वाले हैं आपके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगेन पीरियोडिक जो टेबल है वाला, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला जो चैप्टर है, उसी से जो है ये प्रैक्टिस सेट होगा। तो इसके अंदर भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, ध्यान से वीडियो को देखिए और करते हुए चलिए, ठीक है। और इस वीडियो को हम के बाद जो है हम अब नया चैप्टर जो है जल्दी मैं वीडियो उसकी डालूंगा, जो कि होगा केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसका जो पीडीएफ है वो मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा और वहाँ से उसको आपको डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रीवियस वीडियोज़ के जो लिंक्स हैं वो आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज के टॉपिक के अंदर, वो है आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन। पहला है पोलर सॉल्वेंट, दूसरा है नॉन पोलर सॉल्वेंट, तीसरा है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड चौथा है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो यहाँ पर बात हो रही है आयनिक सॉल्वेंट, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड यानी कि जिनके अंदर पोल्स होते हैं, तो पोल्स होते हैं यानी कि वो पोलर होते हैं। तो आपने वो रूल तो सुना ही होगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक वाला। तो इसके हिसाब से जो है जो लाइक कंपाउंड होगा वो उसको लाइक जो है जो सॉल्वेंट हो डिसॉल्व करेगा, और जो जैसा होगा उसको वो डिसॉल्व करेगा। इसका मतलब जो पोलर होगा उसको पोलर ही करेगा। आयनिक जो कंपाउंड है वो पोलर है, तो उसको पोलर जो सॉल्वेंट है वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का, आगे बढ़ते हैं, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू विच ऑफ दीज। तो आपने थर्मोडाइनमिक्स के अंदर एक रूल पढ़ा होगा। रूल क्या है? वो एक फॉर्मूला है जिसका मतलब होता है डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा थर्मोडाइनमिक्स में। तो इसके अकॉर्डिंग जो है डेल्टा भी कह रहा है वो कि कांस्टेंट इन वॉल्यूम, यानी कि जो डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम है वो जीरो है। जब ये जीरो है तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर केवल डेल्टा यू ही बचेगा। और वही वो बता रहा है कि डेल्टा क्यू ई इस किसके बराबर होगा, समझ गए आप लोग। तो उस स्थिति में जो डेल्टा क्यू वी यानी कि चेंज होगा वो किसके बराबर होगा? ओनली डेल्टा यू के बराबर होगा, समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो इक्वेशन है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस किस प्रकार से होगा। डेल्टा जो क्यू है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी के बराबर होता है। चूंकि डेल्टा वी यानी कि चेंज इन द वॉल्यूम यहाँ पर बात हो रही है कि जीरो है, तो जब चेंज इन द वॉल्यूम जीरो है तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। तो केवल यहाँ पर डेल्टा यू चेंज यानी कि हीट में जो चेंज है वो रह जाएगा और इसी के बराबर ये होगा, ठीक है ना, ऊष्मा परिवर्तन के बराबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जी ई सेकेंड यानी कि जर्मेनियम सेकेंड कंपाउंड आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट वेर एज पी बी फोर कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट दैट दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, तो देख लेते हैं। पहला यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लेड इज लेस देन दैट ऑफ जर्मेनियम। दूसरा है द आयनिक रेडियाई ऑफ लेड 2 पॉजिटिव एंड लेड 4 पॉजिटिव आर ग्रेटर देन दोज ऑफ जर्मेनियम 2 पॉजिटिव एंड जर्मेनियम 4 पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। थर्ड है आपके पास इन लीड इनर्ट पेयर इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस इन देन इन जर्मेनियम। एंड डी है आपके पास इन लेड फोर्थ sp3 हाइब्रिडाइजेशन अकर्स वेरेज इन जर्मेनियम सेकेंड sp हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड है वो राइट है। आपने जो एलिमेंट्स देखे होंगे आपके जो 13 से लेकर 15 तक, इनमें जो लोअर ग्रुप में जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे दोस्तों वो क्या करते हैं? इनर्ट पेयर्स या अफेक्ट जो है वो शो करते हैं। और इनर्ट पेयर इफेक्ट का बेसिकली मतलब होता है कि जब आपके जो एन एस के अंदर दो ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, यानी कि एस के जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ पोअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर जो ऑर्बिटल्स हैं, उसके कारण से जो न्यूक्लियस है वो उनको टाइटली हेड कर देता है, जिस वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। जब आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका जो
लेड है वो क्या होगा, उस अपेक्षाकृत कम जो है वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट का तो मतलब ही वही होता है कि जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को देकर क्या करे, खुद को रिड्यूस कर दे, है ना, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद को रिड्यूस कर दे, इस तरीके से, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ये कुछ इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप पीडीएफ में खुद देख लेना। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमारे पास चार स्टेटमेंट है, उनको देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। पहला है द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। सेकेंड है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन। सी है आपके पास द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अंदर क्या क्या है। ए है आपके पास, तीनों करेक्ट हैं। सी है आपके पास, ए एंड बी करेक्ट हैं बट बी इज रॉन्ग। ए एंड सी करेक्ट है लेकिन बी रॉन्ग है। सी है आपके पास, ए एंड बी आर करेक्ट बट सी इज रॉन्ग। एंड डी है आपके पास, बी एंड सी आर करेक्ट बट ए इज रॉन्ग। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन बी है। ए एंड सी करेक्ट है लेकिन बी रॉन्ग है। अब बी रॉन्ग क्यों है देख लेते हैं। बी के अंदर वो कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन फ्लोरीन, तो ये गलत है दोस्तों। ये एबनॉर्मल होता है यहाँ पर जब हम हेलोजन्स के अंदर बढ़ते हैं ऊपर से नीचे तक डाउन द ग्रुप, तो वैसे कायदे से तो आपका होना चाहिए फ्लोरीन का सबसे कम, फिर आपका किसकी क्लोरीन की उससे ज़्यादा, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा एबनॉर्मल होता है ना, सबसे कम जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन नहीं होती है बल्कि मोर देन होती है फ्लोरीन की, ठीक है ना। फ्लोरीन की जो है सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा होती है, सॉरी। हाँ ठीक है। यहाँ पर ये एक क्या कह सकते हैं इसको, एक अपवाद कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो अपवाद को अपवाद स्वरूप इसको आपको याद रखना है। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन ड्यू टू नाइट्रोजन कंटेनिंग हाफ फिल्ड 2p3 ऑर्बिटल एंड हैव एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज greater than that of fluorine and electronegativity of oxygen in Pauling scale is 3.5 and nitrogen is 3, so electronegativity of oxygen is more than that of nitrogen, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन फर्स्ट के अंदर क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन का जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल लेस है, और उसका कारण क्या है दोस्तों, उसका कारण है अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो आपको नाइट्रोजन के अंदर जो P है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल मिलेंगे 2p3 में, ठीक है, और ऑक्सीजन में जो है वो P में 4 ऑर्बिटल मिलेंगे। तो ऑब्वियसली बात है जहाँ पर 3 ऑर्बिटल होंगे वो हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, और ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका मान जाहिर सी बात है ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर तीसरे वाले में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, तो ये है बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से थोड़ा ज़्यादा होती है, ठीक है। द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन दैट, ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन है वो पीरियड में जो है वो नाइट्रोजन से थोड़ा और राइट की साइड है, तो जो ज़्यादा राइट की साइड होगा उसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये हमने सीरीज़ के क्रम में देखा हुआ है, ठीक है। आगे अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, अमंगस्ट द फॉलोइंग द एलिमेंट विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज। तो इनमें से आपको बताना है कि फर्स्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी हाईएस्ट वैल्यू किसके अंदर होगी। तो आप जानते हैं कि जो मेटल है उसमें जो फर्स्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम होती है, क्योंकि वो आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है। और अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वो इंक्रीज होते हैं, और डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर कौन सा सही उत्तर होना चाहिए। आप ग्रुप के अंदर देखिए, यहाँ पर जो P है फास्फोरस है, उसके बाद सल्फर है, फिर आपके पास मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। तो मैग्नीशियम तो आपका सबसे लेफ्ट की साइड हो गया आपका एस ग्रुप में, तो वो तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उसका तो कम होगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम तो आप हटा दीजिए। अब जो है आपके पास है P फॉस्फोरस, S सल्फर एंड
एल्युमिनियम, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं आपके पास। तो यहाँ पर अगर हम सीरीज़ के अंदर देखते हैं इनको, तो एल्युमिनियम आपका 13th ग्रुप के अंदर आ जाता है, फॉस्फोरस आपका 15th ग्रुप के अंदर आ जाता है, और सल्फर आपका 16 ग्रुप के अंदर आ सकता है। तो उस हिसाब से जब हम बढ़ेंगे तो साइज ऑफ एटम जो है, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है, और उसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ती है। तो उस हिसाब से जो है हमारा जो सबसे सूटेबल है यहाँ पर वो ऑप्शन पी है, और उसका जो कारण है वो उसका हाफ फिल ऑर्बिटल है ना। क्योंकि अगर अगर हम इसको केवल पीरियड के हिसाब से देखें कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर पूरा सीरीज देखें तो उस हिसाब से तो सल्फर होना चाहिए। लेकिन चूंकि अगर हम पी के ऑर्बिटल्स को देखते हैं, आप पी को देखिए ध्यान से, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा आसानी से कि जो एस है उसमें तीन, जो 3p ऑर्बिटल है उसमें 3 ऑर्बिटल हैं, और 3 जो है अगेन हाफ फील्ड होता है, तो हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है पी के अंदर, ठीक है ना। पी फॉस्फोरस है, और उसमें जो हाफ फील्ड जो 3p के अंदर जो 3 ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से हाईएस्ट जो है इसकी हुई। अगर हम सीरीज़ के हिसाब से देखें तो सल्फर की होनी चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा जो है वो गलनांक किसका है, NaF का है, NaCl का होगा, NaBr का होगा, या NaI का होगा। तो ध्यान से दिमाग लगाइए किसका हो सकता है। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका होना चाहिए, वो ऑप्शन ए यानी कि NaF का होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड है वो उसकी लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करता है, कि जो सॉलिड है उसकी लैटिस एनर्जी कितनी ज़्यादा है। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, और ऊपर से जो है साइज भी उसका छोटा है। तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा टाइटली हेल्ड हो गए दोनों, और इस वजह से इसकी जो लैटिस एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए NF यहाँ पर सबसे सूटेबल हो जाएगा। उसके बाद फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। पूरा ये इस प्रकार का एक क्रम चलता है इनका, इस प्रकार से देखिए आप, ये पूरा एक इस सीरीज में ये होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल अमंग द एलिमेंट Be यानी कि बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन इज। तो यहाँ पर अगेन वो पूछ रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर हमें बताना है। बेरिलियम देखिए आप सेकेंड ग्रुप के अंदर, फिर बोरॉन है, फिर कार्बन है, फिर आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से चलता है। लेकिन यहाँ पर हमको फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो ऑर्डर है वो बताना है। अब इसमें भी एक जो है वो एक एक्सेप्शन है, बाकी पूरा सीरीज सही है ना। लेफ्ट से राइट तक हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बेरिलियम, बोरॉन, फिर बेरिलियम और कार्बन, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक चलेगा। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जो है एक जो है वहाँ पर झोल हो जाएगा अगेन, कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसको ध्यान से देखिए, उसका है आपका कौन सा, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। तो जब हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो उसकी ज़्यादा हो जाएगी ऑब्वियसली, तो इसलिए वो पीछे हट जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम एबनॉर्मल देखें इसमें तो कौन सा होगा, यहाँ से ये तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जाने पर हमारे पास नाइट्रोजन होना चाहिए था आगे, ऑक्सीजन होना चाहिए था पीछे। लेकिन इन दोनों में एक गड़बड़ हो गई कि नाइट्रोजन के अंदर जो है 3p जो ऑर्बिटल है वो क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। और हाफ फील्ड होने के कारण दोस्तों जब कोई ऑर्बिटल 3p, सॉरी 2p ऑर्बिटल कह रहा हूँ मैं, 3p कह रहा हूँ, थ्रू 2p ऑर्बिटल जो है हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक ऑर्बिटल में चला गया, और जिस वजह से जो है वो मोर स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए वो पीछे हट गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला है आपके पास अमंगस्ट पोटेशियम, कैल्शियम, सीजियम, ब्रोमीन एंड जीनोन, क्रिप्टॉन, सॉरी, द एलिमेंट्स हैविंग लोवेस्ट एंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। तो देखिए जो हाईएस्ट होगी वो किसकी होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्यादा टफ होगा। और सबसे ज़्यादा टफ किस में होगा, जो पूरी तरीके से फिल्ड होगा। पूरी तरीके से फिल्ड कौन सा होती है आपकी, नोबल गैसेस। तो इसमें नोबल गैस कौन सी वाली है, आपका क्रिप्टन। तो Kr तो सबसे हाईएस्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए Kr बी में है और डी में है।
अब वो कह रहा है कि लोवेस्ट भी बताइए। तो लोवेस्ट कौन होगा? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ऑब्वियसली किस में होगा? फर्स्ट ग्रुप के अंदर होगा, यानी एस ब्लॉक में होगा, फर्स्ट ग्रुप के अंदर। तो कौन सा है इसमें फर्स्ट? ऐसा जो बताइए जो आपका फर्स्ट में है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर और एस ब्लॉक के अंदर है, कौन सा हो सकता है? दिमाग लगाइए, सोचिए। आई होप आपने अब तक सोच लिया होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों वो है के पोटेशियम, ठीक है ना। तो पोटेशियम के जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा, याद रखना। उसके बाद जो कैल्शियम भी है वो भी है हालांकि, और आपका जो बाकी है आपका CSE यानी कि सिलिकॉन। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेलेनियम तो बहुत आगे है, तो वो नहीं हो सकता है। और बाकी ब्रोमीन वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रोमीन, ठीक है, ओके, वो पी ब्लॉक के अंदर आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट है वो क्यों KR के अंदर क्यों हुआ? क्योंकि वो एक नोबेल गैस है, और इसलिए उसका सबसे हाईएस्ट हो गया। और के क्योंकि वो आपका एस ब्लॉक के अंदर आता है, और वो भी फर्स्ट ग्रुप के अंदर, जो कि हाईली जो है वो इलेक्ट्रॉन देने की उनकी कैपेसिटी है, तुरंत दे देंगे, तो इस वजह से उनका लोएस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन कौन सा? बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, द एलिमेंट विद हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला तत्व कौन सा है? तो बताइए, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, या बोरोन है? तो भाई साहब कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होना चाहिए इसमें नाइट्रोजन। ये अभी हमने डिस्कस कर भी लिया है इससे पहले कि उसका थोड़ा एबनॉर्मल होता है नाइट्रोजन का। अब एबनॉर्मल क्यों होगा? क्योंकि अगेन हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो ऑक्सीजन से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा हाइनाइज इसमें इन सब में जो है होगा किसका? नाइट्रोजन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से देखिए आप, ये 2p के अंदर जो है ये हाफ फील्ड 3 ऑर्बिटल्स हैं, और हाफ फील्ड हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो फर्स्ट है आपके पास, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बोरोन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बेरिलियम। दूसरा है, द येलो कलर ऑफ NbC5 इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। सी है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोलिब्डेनम इंक्रीज इन ऑर्डर मोलिब्डेनम फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो ये इसका ऑर्डर दे रखा है। तो यहाँ पर जो हमें बताना है कोर्स के अनुसार कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है, या सारे ही करेक्ट हैं, या एक और बी में से कौन सा करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फर्स्ट है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बोरोन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बेरिलियम। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम से आगे है बोरोन, तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो स्मॉल है, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है। और सेकंड देखिए, सेकंड के अंदर वो कह रहा है येलो कलर ऑफ NbC5 इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। अब ये थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि बी येलो कलर ऑफ NbC5, NB जो है वो किस में आता है? आपका न्यूबियम, आपके डी ब्लॉक के अंदर आता है। और यहाँ पर जो कलर होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है? DD ट्रांजिशन के कारण होता है। ये आपने सुना होगा, DD ट्रांजिशन, है ना, आगे हम पढ़ेंगे भी इसको। तो इसीलिए ये गलत है कि यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर होता है, बल्कि DD ट्रांजिशन के कारण होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी सी भी बिल्कुल ठीक है, तो ए और सी ठीक है, बी गलत है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ए बी करेक्ट, सी ए एंड सी आर करेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट, बी इज रॉन्ग। फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा पेयर सही मैच करना है? पहला है आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ एनर्जी। सेकेंड है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। थर्ड है आपके पास आयनाइजेशन रेजोनेंस, आयनिक रेजोनेंस एनर्जी मेजर ऑफ पोटेंशियल आयनिक कैरेक्टर। एंड डी है पाउलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटेड विद आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट है आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो ये आपका रिलीज ऑफ एनर्जी से नहीं बल्कि रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। और आयनाइजेशन एनर्जी मेजर करती है पोटेंशियल आयनिक कैरेक्टर। तो ये बिल्कुल ठीक है। आयनिक रेजोनेंस एनर्जी यानी कि जिस
एलिमेंट के अंदर जितना ज़्यादा रेजोनेंस होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये चीज़ आपने देखी भी होगी, आपने बेंजीन के अंदर और भी बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर देखा होगा कि जितना ज़्यादा जिसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो उतने ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है और मेज़र करता है वो पोटेंशियल आयनिक कैरेक्टर को। और बाकी पाउलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो कह रहा है कि रिलेटेड विद आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये दोनों से रिलेटेड नहीं होता है, तो इसलिए ये भी सही नहीं है। तो ओनली कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट एनर्जी सेल ऑफ two element A and B are NS2 NP3 and NS2 NP4 respectively for the same value of N, which of the following statement is correct। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के दे रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए ए और बी के लिए। तो ए का है NS2 NP3 और बी का है NS2 NP4। तो बताइए कि इनमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। सेकेंड है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। थर्ड है आपके पास फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए एंड बी। एंड सेकेंड डी है आपके पास फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए इज डबल दैट ऑफ बी। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा, जल्दी से आंसर बताइए मुझे। यहां पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ही राइट आंसर है, क्योंकि कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। तो ऑब्वियसली जो ए है उसके अंदर जो है यहाँ पर हाफ फील्ड है और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से निकालना आसानी होगा और 3 में से निकालना मुश्किल होगा, तो ऑब्वियसली ए की ग्रेटर हो जाएगी। तो इसलिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ये देखिए, हाँ यहाँ पर ये हाफ फील्ड हो गया और इसमें ये 4 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज। तो इनका जो है करेक्ट आयनाइजेशन का ऑर्डर हमें बताना है, तो बताइए कौन सा होगा। यहाँ पर अगेन वही जो है रूल लागू होगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में मैंने बताया कि नाइट्रोजन के अंदर चूंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी देंगे, तो नाइट्रोजन जो है उसका जो है ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन से, और बाकी क्रम तो वही रहेगा। तो सब क्रम के हिसाब से आप देखें तो सबसे पहला जो क्रम आना चाहिए वो किसका आना चाहिए, क्योंकि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन सा है आपका, फ्लोरीन है, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन तो आएगा ही आएगा। उसके बाद जो है कौन आना चाहिए सेकंड पे, उसके बाद आना चाहिए नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन मैंने बताया हाफ फील्ड के कारण ज़्यादा स्टेबल हो गया। और उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव अच्छा खासा होता है तो वो होगा, और फिर सबसे कम जो है वो कार्बन होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी तब जाके ये चीज़ें हो पाएंगी सॉल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखिए इस चारों ऑर्बिटल को देखिए, लोवेस्ट किसका हो सकता है, 2p6 में हो सकता है, 3d में हो सकता है, आपका 3p6 में हो सकता है, और 4s1 में हो सकता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर है आपका 4s1 में जो है हो सकता है सबसे कम, क्योंकि 4s1 एस में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होगा, तो इसलिए ऑब्वियसली s1 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, स्टेबल नहीं होगा सॉरी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेट द बिलो करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो पहला देख लेते हैं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ ब्रोमीन। तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन है उसकी ज़्यादा है, दैट इज ब्रोमीन से ज़्यादा है। सेकेंड है द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। तीसरा कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। तो बस यहीं पे आपको उत्तर पकड़ में आ चुका है कि वो कह रहा है कि क्लोरीन की जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसमें एक एबनॉर्मेलिटी होती है कि वहाँ पर जो फ्लोरीन है उसकी
सबसे ज़्यादा होती है और फिर क्लोरीन की होती है। तो ये कह रहे हैं कि क्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो ये गलत हमारे पास स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो उस हिसाब से जो है आपका, नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्लोरीन की तो ज़्यादा ही होती है फ्लोरीन से, सही है। तो क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, ये बिल्कुल ठीक है। बी वाला देखिए, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, तो ये गलत है। जो ऑक्सीजन है उसकी ग्रेटर नहीं होती है, बल्कि उसकी कम होती है नाइट्रोजन से, तो ये गलत हो जाएगा ये वाला। ये ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन की ही ज़्यादा होती है ऑब्वियसली फ्लोरीन से, है ना। तो ये ठीक है। और पहला वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ ब्रोमीन, तो ऑब्वियसली जो क्लोरीन है उसकी ज़्यादा ही होती है किससे, आपका ब्रोमीन से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो कूट के हिसाब से सही उत्तर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, हाँ, ए एंड सी जो है वो करेक्ट है और बी, हाँ ठीक है, बी रॉन्ग था हमारे पास। तो ए एंड सी जो है करेक्ट और बी आपका रॉन्ग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, अमंगस द एलिमेंट पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, सीजियम, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वेरीज इन ऑर्डर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सीरीज जो क्रम है वो याद रहना चाहिए। जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। तो ये ग्रुप है आपका, कौन सा ग्रुप है आपका, देख लीजिए इसको ध्यान से, कैल्शियम, उसके बाद आपका रुबिडियम, तो है लीना की रब से फरियाद। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद होगी कि सबसे ऊपर तो आपका के पोटेशियम हो जाएगा 19, और उसके नीचे आपका आता है किस, रुबिडियम, फिर आपका आता है सीजियम, और कैल्शियम जो है वो पोटेशियम के ठीक सामने आता है क्योंकि उसका 20 होता है। अब बताइए, नीचे जाने में जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड के, तो पीरियोडिक टेबल में वो इंक्रीज हो रहा है। तो उस हिसाब से हमारे पास हम क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं जो इंक्रीज हो रहा है, यानी जो कम है या इंक्रीज हो रहा है उसको सबसे पहले दिखाते हैं। तो अगर हम इसमें देखें ध्यान से, वो कह रहे हैं कि आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो सबसे पहले हम उसका दिखाएंगे जो कि पीरियड की तरफ जो है, क्योंकि कम वाले का सबसे पहले दिखाना है। तो कैल्शियम का ऑब्वियसली क्योंकि इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे पोटेशियम से और कैल्शियम की तरफ बढ़ते हुए, तो कैल्शियम का सबसे ज़्यादा होना स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है। अब वहाँ उसके बाद जब हमारे पास कैल्शियम हमने दिखा दिया, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे तो पोटेशियम आएगा, और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो उसके नीचे आएंगे, तो नीचे आपके फिर रुबिडियम आता है और फिर सीजियम आता है। तो इस तरीके से हमें ये क्रम बनाना है। तो क्रम अगर हम देखें तो क्या बन रहा है आपका, सबसे पहले नंबर पर आपका बन रहा है आपका, हाँ ठीक है, सबसे जो कम जो है बन रहा है ऑर्डर आपका, सबसे ज़्यादा नहीं, हाँ ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो सब सीरीज वही बन रही है, कैल्शियम जो है वो सबसे ज़्यादा, फिर आपका के पोटेशियम उससे नीचे, फिर आर रुबिडियम उससे नीचे, और फिर सीजियम सबसे कम, यही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको सही, यहाँ पे तो मुझे कोई सा भी सही नहीं दिख रहा है। कैल्शियम, कैल्शियम, पोटेशियम, हाँ नहीं नहीं, फर्स्ट ही है सही। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है इन्होंने बी कुछ दे रखा है, तो ये गलत है दोस्तों। ये ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर इन आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट जो ऑर्डर है वो सर्च कीजिए। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी दे रखा है कि ऑप्शन जो बी है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये बहुत बार, तो इसमें कुछ डिस्कस करने वाली चीज़ है नहीं। अगेन वही देखेंगे हम कि कैल्शियम से जो है हम जब नीचे की तरफ आते हैं, और उसके बाद जो है सेकंड ग्रुप के अंदर हमें देखना है, तो उस सबसे पहले ऊपर है कैल्शियम, फिर उसके बाद आता है स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम। अब कायदे से तो ये पूरा सीरीज चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए आप कि जो स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, फिर कैल्शियम, बेरियम, हाँ
है ना। तो बेरियम को जो है का ज़्यादा हो गया है, स्ट्रोंशियम उससे कम हो गया, तो उसके पीछे अगेन हमें देखना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होने के कारण से आपका बेरियम का ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन ये पूरा दे रखा है, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ पूरा सीरीज़ है, ये सीरीज आपको याद रखनी है। और ये कह रहा है कि ये पूर्णतः जो एनपी के कारण ये अत्यधिक स्थायी होते हैं। अच्छा, ये इनर्ट गैसेस की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप खुद इसको देख लेना, पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉपर वाइल द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ जिंक। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स, जिंक और कॉपर की बात कर रहा हूँ, जिंक एंड कॉपर। तो कॉपर का आप जानते हैं कि क्या होता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और 4s में 1 जाते हैं। जबकि आपका जिंक 30 है तो उसमें तो 4s में 2 ही जाएंगे। अब देखिए, पहली आयनाइजेशन एनर्जी वो कह रहा है कि जिंक की ग्रेटर होती है कॉपर से, लेकिन जो सेकेंड वाली है आयनाइजेशन वो कॉपर की जो है वो ग्रेटर है जिंक से, ठीक है। तो कॉपर की सेकेंड वाली क्यों ग्रेटर हो गई? क्योंकि पहले वाले में तो इलेक्ट्रॉन, कॉपर वाले में 29 वाले में एस से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी तो वो क्या 3d10 से जाना पड़ेगा, और 3d10 यानी कि पूरी तरीके से फुलफिल्ड, और उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। जबकि अगर हम जिंक की बात करें, तो वहाँ पर तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एस से ही निकालने पड़ेंगे। तो जब दोनों ही एस से निकालने हैं तो फिर उसमें ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ना। और इसीलिए जो है सेकंड वाला जो है उसका गैप उतना ज़्यादा हालांकि नहीं होगा सेकंड वाले के और फर्स्ट वाले के बीच में। तो यही इसका एक रीज़न है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, जिंक हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिंक हैज़ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, फिर है जिंक हैड कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल, एंड डी है इन कॉपर सेकंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन केस ऑफ कॉपर, वाइल इन केस ऑफ जिंक सेकंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एस ऑर्बिटल। तो यही यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? पहला देखिए, ये कुछ पूरी सीरीज दे रखी है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर तीसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और चौथा बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए चौथा वाला जो है उसको देखिए ध्यान से, Br2, उसके बाद सॉरी सबसे ज़्यादा जो है वो बॉन्ड एनर्जी F2 की यानी कि फ्लोरीन की है, फिर आपकी क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो याद रखनी है आपको कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो F2 यानी कि फ्लोरीन के अंदर सबसे कम होती है। कम होने का रीज़न क्या है दोस्तों? कम होने का रीज़न वही है कि जो F2 यानी कि फ्लोरीन है उसका क्या होता है, साइज़ ऑफ एटम छोटा होता है। तो साइज ऑफ एटम जो है F2 का जो है वो छोटा होगा, और उसके कारण से जो है उसकी बॉन्ड, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में रिपल्सन करेंगे, तो रिपल्सन करने के कारण बॉन्ड एनर्जी कम होगी। लेकिन इसमें उसकी F2 की जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा दिखा रखी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसलिए गलत हो जाएगा, और पूरा जो ये सीरीज़ है ये उल्टा है, ठीक है। यानी कि जो F2 है उसमें कम होनी चाहिए, फिर क्लोरीन में उससे सबसे कम F2 में, फिर उससे ज़्यादा क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीरीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो बोला विच इज़ नॉट करेक्ट, तो यही जो है करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो है वो फ्लोरीन के अंदर मैंने बताया कि एक तो साइज छोटा है, और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो होते हैं आपका प्रतिकर्षण होता है यानी कि रिपल्सन होता है, जिसके कारण से जो डिसोसिएशन एनर्जी एफ जो एफ और एफ की जो बॉन्ड के बीच की जो एनर्जी है वो कम होती है, ठीक है। तो इस वजह से बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, और इसमें इसको सबसे ज़्यादा दिखा रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास द मरकरी Hg इज लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप जानते हैं कि मरकरी ऐसी धातु है जो कि आपके 0 डिग्री सेल्सियस पर ऑलमोस्ट जो है वो, या नॉर्मली जो है आप देखते हैं कि कैसी रहती है, द्रव अवस्था में रहती है, लिक्विड स्टेट में रहती है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? पहला है आपका वीक मेटेलिक बॉन्ड, दूसरा है हाई आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा है हाई वेपर प्रेशर। तो क्या कारण हो सकता है मरकरी का लिक्विड स्टेट में रहने का? तो दोस्तों इसके पीछे जो है दोनों कारण हैं, दो कारण। पहला है आपके पास वीक मेटेलिक बॉन्ड। तो वीक मेटेलिक बॉन्ड होगा
इसके बीच में, तो आसानी से जो है आपका जो लैटिस एनर्जी है वो कम हो जाएगी, और लैटिस एनर्जी कम होने के कारण से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोवेस्ट हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपका लिक्विड स्टेट में रहेगी। और जो हाई आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से देता नहीं है। तो ये दो कारण हैं दोस्तों जिसके कारण से ये ज़ीरो यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहता है और बहुत कम जो है वो क्रियाशील होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो ये याद रखना आपने, ठीक है। कुछ चीज़ें तो याद रखने वाली चीज़ें हैं, इनको याद ही रखना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू आर 100 EV, 150 EV एंड 1500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एलिमेंट कैन बी। तो यहाँ पर देखिए आप कि फर्स्ट और सेकंड में तो कम गैप है, लेकिन थर्ड वाली में अचानक से सीधा 1500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चला गया। तो कौन से तत्व के अंदर ऐसा हो सकता है? देखिए बीई बेरिलियम के अंदर हो सकता है, बोरोन के अंदर, फ्लोरीन के अंदर, या सोडियम के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप पहला ही इलेक्ट्रॉन पहले जो ऑप्शन है उसको देखिए, बीई बेरिलियम, ठीक है। तो बीई बेरिलियम का होता है आपका 4 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 1s2 फिर आपका 2s2, ठीक है। तो इसमें देखिए जो पहले और दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, इसीलिए इसमें जो बी फर्स्ट है वो राइट आंसर है। अब बी यानी कि बोरोन, देखिए बोरोन में होते हैं 5, 5 में देखिए जो आपका 2p वाला है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा बोरोन में, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल सकता है, देखिए 1s2 फिर 2s2 फिर 2p1, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल सकता है। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के बीच में उतना ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं होगा, ठीक है। फिर आपके पास थर्ड है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके अंदर जो आयनाइजेशन पोटेंशियल वो बहुत ज़्यादा होता है। और सोडियम है उसके अंदर, क्योंकि वो एक आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीसीज है, तो उसके अंदर आयनाइजेशन पोटेंशियल इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर बेरिलियम ही सबसे सूटेबल है, बीई। और ये एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया है कि जो बेरिलियम है वो उसका जो फर्स्ट है वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, फिर जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं दोस्तों तो वो आपका 1500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर हो जाता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना, मैं इसको पीडीएफ को डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, अगला है हमारे पास क्वेश्चन है, अमंग अस द फॉलोइंग एलिमेंट्स whose electronic configuration are given below, the one having the highest ionization energy is। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आपको किस में दिख रही है यहाँ पर? तो ऑब्वियसली यार सीधे सीधे नज़र पड़ रही है किस में जो है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आपको। तो आपको दो एलिमेंट्स इस प्रकार से दिख रहे होंगे ये वाले, जिसमें कि आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल है पी में। अब बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है? तो इसमें से जो होगा ज़्यादा वो किसका होगा? बी वाले का होगा, और उसका रीज़न है कि इसमें जो नंबर ऑफ सेल एन की वैल्यू है वो 3 है, जबकि उस डी वाले में जो एन की वैल्यू है वो 4 है। तो ऑब्वियसली जिसमें एन की वैल्यू कम होगी तो वो ज़्यादा जो है न्यूक्लियस से टाइट रहेगा और उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हाईएस्ट उसकी होगी, और वो ज़्यादा हाफ फील्ड भी है ही ऑब्वियसली। तो इसलिए जो है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, द एलिमेंट विद द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज। पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल की हाईएस्ट वैल्यू है बोरोन के अंदर, कार्बन के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर, या ऑक्सीजन के अंदर। फर्स्ट, द एलिमेंट विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये हमने अभी अभी जो है डिस्कस कर लिया था कि जो नाइट्रोजन है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है, पी ऑर्बिटल। नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारे पास नेर्नस इक्वेशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद। पहला है आपके पास टेम्परेचर, दूसरा कंसंट्रेशन, तीसरा टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, और चौथा टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये अभी हम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो नेर्नस इक्वेशन होता है वो क्या होता है? E = E0 सेल माइनस RT अपॉन NE लॉग यानी नेचुरल लॉग रिडॉक्स कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन एंड
रिडक्टेंट एंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है कि E=E0 सेल RT अपॉन NE नेचुरल लॉग रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन होता है। अब वो कह रहा है कि किस किस के जो है वो प्रपोजनल होता है या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किससे रिलेट करता है। तो E जो है वो सीधा सीधा आपका E यानी टेम्परेचर से आपका रिलेट कर रहा है, और दूसरा आपका ये जो दिखा रखा है दोनों कंसंट्रेशन इससे रिलेट करता है। तो यानी कि टेम्परेचर और कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ेंगे दोस्तों जब चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स ट्रू फॉर द रिएक्शन। तो ये कुछ रिएक्शन दे रखी है, तो उसके लिए हमें बताना है कि कौन सा जो रिलेशन है वो होल्ड करेगा ट्रू। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमको एक इक्वेशन हमेशा याद रखनी पड़ेगी जिससे हम इस प्रकार का क्वेश्चंस जो हैं वो कर पाएंगे। और वो जो इक्वेशन है वो कौन सी है, डेल्टा ई एच इक्वल टू होती है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखना है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग है, आपका पूरा का पूरा रिएक्शन की जो थर्मोडाइनमिक्स होती है उसके अकॉर्डिंग है। अब इसमें जो डेल्टा एन है ये क्या है, चेंज इन मोल्स है। तो आपने बताना है कि जो चेंज इन मोल्स है वो इसके अकॉर्डिंग, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कब हो पाएंगे। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कब हो पाएंगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इन चारों के अंदर से हमें एक चीज़ निकालनी है, इन चारों में से क्या चीज़ बन सकती है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों जो डेल्टा एन यानी कि चेंज इन मॉलिक्यूल होता है वो होता है कि गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस गैसीय अभिकारक, यानी कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर आप ध्यान से देखिए, जो प्रोडक्ट है वो कितना बन रही है, 1 यूनिट बन रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो 1 यूनिट ये है और आधी यूनिट ये है, तो टोटल यहाँ पर 1.5 यूनिट बन रही है। तो हमको अब इसमें से क्या करना है, इसमें से ये पूरा माइनस करना है। तो कर लीजिए माइनस, यहाँ पर हमारे पास 1 यूनिट थी और ये 1.5 है, तो इस प्रकार से हमारे पास 0.5 माइनस के यानी कि 1.2 माइनस के जो है बन गए डेल्टा एन। तो रख दीजिए डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई और माइनस के 1/2 तो आएगा ही आएगा और आर टी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन डी के अंदर ये आ रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि डेल्टा एन किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द ऑफ बॉन्डिंग फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज एक्सपेक्टेड फॉर। तो फ्रेंड्स ये आपका एमओटी के अकॉर्डिंग बता रहा है कि किस में जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो ये एमओटी हम अभी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, एनओ के अंदर जो है, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार, तो इसकी वजह से आयनन जो ऊर्जा का मान जो है वो कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। तो पहला है आपके पास द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन ऑफ फ्लोरीन। सेकेंड आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ क्लोरीन। तीसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। एंड डी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ ब्रोमीन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों वो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है बजाय किसके, फ्लोरीन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज, किसी जो एलिमेंट है उसकी द्वितीय जो आयनन जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो हमेशा क्या होती है, शून्य होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है या इनफाइनाइट होती है। तो क्या होती है, हमेशा हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों होती है, क्योंकि पहली जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को जब हम किसी गैसियस न्यूट्रल एटम के अंदर जोड़ते हैं, किसी गैसियस एटम के अंदर, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, अब हमने एक एटम के अंदर उसको एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया तो वो उस स्थिति में तो अब नेगेटिव बन गया। तो ऑलरेडी जब वो नेगेटिव बन गया तो इस स्थिति में जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको देंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन तो वो लेगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो माइनस में होगी। ठीक है, तो सेकंड वाली हमेशा माइनस में ही होती है, ये बात याद रख लेना। ठीक है,
तो ये चीज़ें कुछ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल अ पीरियड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन जनरल। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं किसी पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका क्या ट्रेंड होता है। पहला है रिमेन द सेम, यानी कि एक जैसी रहती है। दूसरा है आपके पास डिक्रीज, यानी कि घटती है। तीसरा है आपके पास इंक्रीज, यानी कि बढ़ती है। और चौथा है बिकम ज़ीरो। तो हमारे पास हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो आपके पास लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ने पर इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको उसकी अपनी तरफ जो खींचने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखिए, तो ये एक्सप्लेनेशन आप खुद पढ़ लेना। अगला देखिए आपके पास क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इंडिकेट दैट। अगर किसी एटम की जो है वो पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो वो क्या चीज़ को इंडिकेट करती है। पहला है आपके पास निगेटिव आयन इज मोर स्टेबल देन द न्यूट्रल एटम। सेकेंड है द निगेटिव आयन इज लेस स्टेबल देन दैट अ न्यूट्रल एटम। तीसरा है निगेटिव आयन विल नॉट फॉर्म। एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो कौन सा होगा इसमें दोस्तों राइट आंसर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो होना चाहिए ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट होगा। निगेटिव आयन इज मोर स्टेबल देन न्यूट्रल एटम, क्योंकि जो न्यूट्रल एटम है उससे ज़्यादा जो है निगेटिव आयन जो है ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए जो है उसकी जो पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, क्योंकि पॉजिटिव तभी होगी जबकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है ना, है ना। तो निकलेगा इलेक्ट्रॉन, जब उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो है एनर्जी रिलीज होगी, और उस स्थिति में वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, है ना, नेगेटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है आपके पास द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन बट स्टिल इट इज़ अ स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट देन क्लोरीन। और रीज़न है इसके पीछे, फ्लोरीन हैज़ ए हाई रिडक्शन पोटेंशियल एंड लो डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पर ये कह रहा है दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन है उसकी ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, बट स्टिल इट इज़ अन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन क्लोरीन। और ये क्लोरीन से ज़्यादा जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास कूट दे रखे हैं इसका कि हमें बताने क्या क्या सही हो सकता है। ए जो है वो गलत है, लेकिन आर बिल्कुल ठीक है, या ए और आर दोनों सही हैं। तो आप देखिए रीज़न इसके पीछे क्या दे रखा है कि फ्लोरीन हैज़ हाई रिडक्शन पोटेंशियल एंड लो डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि वो कह रहा है कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन क्लोरीन। तो क्लोरीन से ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। और बाकी सेकंड वाला बिल्कुल ठीक है, फ्लोरीन हैज़ हायर रिडक्शन पोटेंशियल एंड लो डिसोसिएशन एनर्जी होती है फ्लोरीन के अंदर, और वो आपके स्मॉल इन साइज के कारण होती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारे पास नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैसेज इज। तो इनर्ट गैसेज की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स इनर्ट गैसेज की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं होती है, तो इसलिए उनकी जो एनर्जी रिलीज होगी वो कुछ क्या होगी, शून्य होगी। तो इसलिए डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनकी शून्य होती है। ठीक है, या 10 to 0 होती है, याद रखना, यानी कि 0 की तरफ बढ़ती हुई होती है। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन इज। तो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सही क्रम बताना है। तो ये हम पहले भी कई क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप अब तक समझ गए होंगे कि सबसे जो ज़्यादा है दोस्तों वो किसके अंदर होती है, फ्लोरीन के अंदर होती है, फिर आपका क्लोरीन के अंदर होती है, फिर फ्लोरीन के अंदर होती है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्रम आपको याद रख लेना, दिमाग में बिठा लेना कि सबसे ज़्यादा जो है वो क्लोरीन के अंदर होती है, फिर फ्लोरीन आती है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फ्लोरीन की है, क्लोरीन की है, ब्रोमीन की है, या आयोडीन की है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ गए आप। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
तो ये हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हाईएस्ट वैल्यू है वो किसकी है, क्लोरीन के अंदर होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसकी जो है जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, फ्लोरीन की, नाइट्रोजन की, नियोन की या ऑक्सीजन की। तो ऑब्वियसली नियोन जो है यहाँ पर एक न्यूट्रल गैस है तो इसके अंदर ही होगी, तो सी यहाँ पर राइट आंसर है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगेन आपके पास एक प्रीवियस जो हमने टेस्ट किया था उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे कि ट्राइड्स ऑफ न्यूक्लियाई दैट इज आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक कौन से होते हैं, जिनकी की एक मतलब समान जो है उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या पाई जाती है। तो देखिए इसमें समान न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होगी, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक जो परमाणु भार होगा यानी कि वेट होगा, उसमें से आप एटॉमिक जो क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेंगे और जो तीनों में इक्वल आ रहा होगा वो सही हो जाएगा। तो तीनों में इक्वल किस में आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन डी को देखिए आप, ऑप्शन डी वाले को। यहाँ पर जो कार्बन 14 है उसमें आप माइनस कर दीजिए, 14 में से 6 8 ही आएगा। फिर 7 नाइट्रोजन 15, इसमें से माइनस कर दिए तो 8 आएगा। और अगेन जो है आप फ्लोरीन के अंदर देख लीजिए तो वहाँ पर भी 8 आएगा। तो इन तीनों स्थितियों में जो है आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये ही क्या है, आइसोटोनिक यानी कि सम न्यूट्रॉनिक हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है द कैथोडिक मटेरियल प्रेजेंट इन ड्राई सेल। एक मिनट में जरा पानी पी लेता हूं। द कैथोडिक मटेरियल प्रेजेंट इन ड्राई सेल इज, तो यहाँ पर ये चीज़ सीधे सीधे याद रखनी है आपको कि जो ड्राई सेल होता है उसके अंदर जो कैथोडिक मटेरियल होता है वो MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे खैर आगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो अभी पढ़ी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड फास्फोरस। तो ये हमने अभी अभी पहले भी डिस्कस कर लिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो क्रम होता है दोस्तों, उसके अंदर हमने बात की कि जो आपका पूरा का पूरा क्रम है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक कुछ क्या कह सकते हैं, एक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और पी फॉस्फोरस। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सही क्रम होना चाहिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वो ज़्यादा बढ़ती है। तो बढ़ने के क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें तो किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो ऑब्वियसली फ्लोरीन तो पहले आएगा ही आएगा, तीनों में है, इन तीनों में है, फर्स्ट में भी है, बी में भी है और सी में भी है। अब सेकेंड वाले में देखिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, नाइट्रोजन से, तो ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक है। फिर आपके पास आता है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन उसके थोड़ा और राइट लेफ्ट की साइड है। और फिर आपके पास पी यानी फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस डाउन द ग्रुप है, और डाउन द ग्रुप जाने पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, तो हाँ, तो इसलिए ये पी को जो है उन्होंने सबसे लास्ट में लिया है, और जो एफ है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा है तो उसको ऑब्वियसली पहले लेना है। ठीक है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन एन कैटायन इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम द एटॉमिक साइज, यानी कि एक न्यूट्रल एटम से जब कैटायन बनता है तो क्या होता है, एटॉमिक साइज ऑब्वियसली क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैटायन बन रहा है, ऑब्वियसली बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज, तो आयरन, कॉपर, सीजियम, लिथियम। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो सीजियम होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सोप सॉल इन वाटर आर, पहला है निगेटिवली चार्ज, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा पॉजिटिवली चार्ज एंड तीसरा डी है एम्फोटेरिक। तो जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं किसी सोप के अंदर वो क्या होते हैं दोस्तों, आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। ये हम कोलाइडल वाला जब पढ़ेंगे मिशेल फॉर्मेशन उसके अंदर देखेंगे। ठीक है,
अभी तो इसमें आप इतना याद रखें कि कोलाइडी कण ऋणावेशित होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। विच इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑर्थोसिलिकेट्स। तो ये भी अगेन इस चैप्टर के रिलेटेड नहीं है। तो ऑर्थो जो सिलिकेट है उसकी मूल संरचना होती है SiO4 2 नेगेटिव, ठीक है, SiO4 4 नेगेटिव, सॉरी, ठीक है। सिलिकॉन ऑक्साइड 4 नेगेटिव जो है वो इसका मूल संरचना होती है आपकी ऑर्थोसिलिकेट्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन नॉट एग्जिस्ट, कौन सी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सिलिकॉन के साथ 6 क्लोरीन हैं 6, फिर जर्मेनियम के साथ है, फिर कार्बन के साथ है, और फिर टिन के साथ है। ऑब्वियसली जो कार्बन है उसके तो 4 ही होते हैं दोस्तों टोटल बैलेंसी में, तो 6 के साथ वो नहीं बना सकता है, तो इसलिए ये राइट आंसर होगा, एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स, फ्लोरीन, OH, NH3 और CN, यानी कि तो ये अगेन CFT जो थ्योरी है उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे लिगेंड्स की जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग, तो हम जानते हैं यार जो ये होता है CN होता है साइनाइड, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसीलिए इसकी सबसे ज़्यादा होती है, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ 1 इन द गिवन lanthanide ions is used as a volumetric standard in redox reaction. Identify the lanthanide ion. तो lanthanide वो lanthanide ion बताना है जो आपको redox reaction में यूज होता है। तो इसमें देखिए आप, जो सही उत्तर है वो फर्स्ट है, क्योंकि जो आपका Ce4 पॉजिटिव होता है, यानी कि जो सीरियम जो 4 पॉजिटिव होता है, ये एक ऐसा लैंथेनाइट है जो कि redox रिएक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कैटायन दैट इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग एंड इज ऑल्सो नोन टू ट्रिगर मसल कंट्रक्शन इज। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि वो ऐसा कैटायन जो कि ब्लड कोगुलेशन में मदद करता है, रक्त का थक्का बनाने में, और मसल कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है। तो वहाँ पर सोडियम पॉजिटिव है, पोटेशियम है, आपका कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, या आयरन 2 पॉजिटिव है। तो बताइए, ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन C है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर अमंग द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जिसमें कि समान इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इनमें आपको कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन की गणना करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों वो कौन सा है, इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन D है। देखिए ध्यान से देखिए, क्लोरीन के अंदर आपका 17 है आपका टोटल, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन टोटल 18 हो गए, और 2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव है, तो 18 में से 1 चला गया, 17 हो गए, तो 17 17 34 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें 34 है। आप सेकंड वाले में देखिए, Cl अगेन 17 हो जाएगा, और F2 फ्लोरीन का 18 होगा टोटल, 2 फ्लोरीन का और 1 उसमें से निकल गया, तो 17 हो जाएगा, तो अगेन ये भी 18 हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों ही सम क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म है, ठीक है। कुल मिला के आपको इलेक्ट्रॉन की गणना करनी और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कौन सा नहीं है इसमें, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, वो ऑप्शन C नहीं है, NH3, क्योंकि इसके अंदर जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की देने की टेंडेंसी होती है, लेने की नहीं होती, समझ रहे हो। तो इसीलिए ऑब्वियसली बात है कि ये इलेक्ट्रॉन को पसंद नहीं करता, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ प्रमुख इलेक्ट्रोफाइल हैं दोस्तों, ये नाम याद रखने आपने, जैसे H पॉजिटिव हो गया, ब्रोमीन 2 पॉजिटिव हो गया, क्लोरीन पॉजिटिव, आयोडीन पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, ये कुछ अलग अलग जो हैं आपके, तो ये हम देखेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बेस है उसका जो स्ट्रॉन्गनेस है वो हम अगेन वही देखते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ उसका क्रम देखते हैं, और ऊपर से अगर नीचे की तरफ हम ग्रुप में बढ़ते हैं तो क्षारीय जो प्रबलता है यानी कि जो बेसिसिटी है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। तो उस हिसाब से अगर हम क्रम सीरीज़ के अंदर देखें तो सबसे नीचे कौन सा आता है आपका इनमें से, वो ऑब्वियसली बेरियम का हाइड्रोक्साइड आएगा। और ये टूटेगा कैसे, बेरियम 2 पॉजिटिव में और
ओ हाइड्रोक्साइड 2 नेगेटिव में, ठीक है, 2OH नेगेटिव में, इस तरीके से टूटेगा। तो इस तरीके से ये सही क्रम है, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर जो मेटल के हाइड्रोक्साइड है दोस्तों, उनकी जो बेसिसिटी का स्ट्रॉन्गनेस है वो बढ़ता चला जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, बोथ द मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव अमंग अस द सेम साइज। तो यहाँ पर सेम साइज के कौन कौन से होते हैं, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो ये इन्होंने केवल ये इसको घुमाने के लिए इसके अंदर आयंस बताए हैं, वैसे तो हम सीधे सीधे भी समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जो जिरकोनियम है और उसके ठीक नीचे हॉफनियम है, तो उनकी जो साइज़ है सेम हो जाती है ऑलमोस्ट, और वो किसके कारण होती है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण से होती है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था दोस्तों। और जबकि इसका कारण इसकी आपने देखा होगा कि जो आपका जिरकोनियम है वो 40 पे है और उसके बाद हॉफनियम सीधा 72 पे है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सेम साइज होने का कारण क्या है, क्योंकि बीच में जो एलिमेंट्स है वो आपके लेंथेनाइट हो गए, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो 72 हॉफनियम तक आते आते वो साइज जो है वो लगभग ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांस डायरेक्टिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द लिगेंड इन विच द फॉलोइंग complexes do you expect the substitution of NH3 in place of Cl negative ligand will be faster। तो अगेन ये क्वेश्चन दोस्तों अगेन वही जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है उससे आया है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। खैर इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें ये बताना है कि जो है रिप्लेस कर सकता है, सब्सटीट्यूशन ऑफ NH3 इन प्लेस ऑफ Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव के जो स्थान है उसके ऊपर जो सब्सटीट्यूशन है वो कौन सा कर सकता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें Cn है जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट देखिए, द इफेक्टिव न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर En, तो ये अगेन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है और इसका फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है कि जो En यानी कि इफेक्टिव जो एटॉमिक नंबर है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, कि फॉर्मूला है आपके पास जो सेंट्रल मेटल है, यानी जो सेंट्रल मेटल यहाँ पे कौन है, निकिल है, इस पर कितना जो है परमाणु है या इस पर टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस 2 इंटू लिगेंड, ठीक है। तो निकिल में जो है अगर हम बात करें तो टोटल कितने होते हैं आपके दोस्तों, निकिल होता है आपका 28 और 28 में से अगर 2 निकाल दिए जाएं तो कितने बचेंगे, 26, ओके, और प्लस 2 इंटू लिगेंड्स की संख्या, तो 2 इंटू लिगेंड कितने हैं यहाँ पर, 6 लिगेंड है, तो 6 दूनी 12 हो गए और 26 ये हो गए, तो 26 और 12 आपके पास 38 हो गए, तो टोटल हमारे पास EAN की वैल्यू 38 निकल के आ जाएगी। खैर ये आगे हम आगे क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इस तरीके के करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनायन इज लीस्ट स्टेबल, तो बेरिलियम नेगेटिव है यहाँ पर, लिथियम नेगेटिव है, बोरोन नेगेटिव है और कार्बन नेगेटिव है, तो कौन सा यहाँ पर आपका लीस्ट स्टेबल होगा, सबसे जो है वो कह रहा है निम्नतम स्थायी जो ऋणायन है वो कौन सा है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ध्यान से जो है चारों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सोच के बताइए। तो आई होप आप लोग आप तक सोच चुके होंगे। तो यहाँ पर जो सबसे लीस्ट स्टेबल है दोस्तों वो आपका Be नेगेटिव है, यानी कि बेरिलियम नेगेटिव यहाँ पर सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर उसका ये आयंस का लिखेंगे और उसके बाद हम सीधे सीधे पता कर लेंगे कि किसका जो है आपके ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इस प्रकार के चारों के अंदर देखते हैं तो जो आयरन है 2 पॉजिटिव उसमें सबसे ज़्यादा होता है, ये देखिए आसान है। मैग्नीशियम का 12 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा Mg2 पॉजिटिव, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, S में 0 हो गया, अब ये हमारे पास निकल के आ गया, तो अनपेयर्ड कितने हुए, इसमें 0 हो गए। इसी प्रकार से सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में, सब में निकाल के देखते हैं। तो आयरन के अंदर जब हम 2 पॉजिटिव करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमको नज़र आता है कि जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस हैज़ मैक्सिमम हाइड्रेशन नंबर, सबसे ज़्यादा जो हाइड्रेशन नंबर है वो किस कैटायन के अंदर होगा। तो हाइड्रेशन जो नंबर होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन भी कहते हैं उसको,
वो साइज ऑफ द एनायन के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये याद रखना। तो अगर हम साइज ऑफ कैटायन की बात करें तो साइज कैसे घट रहा है, सबसे ये सी, अरे यार ये सी एस है, ठीक है दोस्तों, ये सी एस यानी सीजियम पॉजिटिव होगा ये, ठीक है, ये 3 नहीं है, सी एस। तो सीजियम, अब यहाँ पर देखिए क्रम कैसा होता है, लिथियम है ना, लिथियम होता है, फिर आपका पास नीचे उसके लिथियम, फिर उसके बाद ये होता है आपका पोटेशियम, फिर आपके पास होता है रुबिडियम, फिर सीजियम, यही होता है सीरीज में। इस तरीके से ऊपर से नीचे तक फर्स्ट ग्रुप के ही हैं सारे के सारे। और मैंने बताया कि हाइड्रेशन जो नंबर है वो किसके, आपके साइज ऑफ एटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब कि जिसका साइज जो है वो सबसे बड़ा होगा वो सबसे कम जो है उसका हाइड्रेशन नंबर होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा साइज किसका है, सीजियम पॉजिटिव में, तो इसलिए इसका सबसे कम हो गया। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे रुबिडियम, फिर तीसरे नंबर पे आपके पास आपका पोटेशियम, और फिर चौथे पे लिथियम, क्योंकि सबसे छोटा साइज, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, बाकी एक्सप्लेनेशन आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर इंक्रीज इन द ऑर्डर। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है ये हमने बताना है। तो बताइए, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है। सबसे जो है आपका कम है आपकी पी फास्फोरस की, फिर उसके बाद एस सल्फर की, है ना। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, पी होगा फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर आपके पास ऑब्वियसली नाइट्रोजन, और फिर ऑक्सीजन, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी होना चाहिए। ग्रुप के अंदर देखिए आप, पीरियोडिक टेबल आपके पास सामने होनी चाहिए, फिर तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जो पी है यानी फास्फोरस है उसको हमने पहले क्यों लिया, क्योंकि वो डाउन द ग्रुप था, ठीक है ना, सेकंड पीरियड के अंदर था वो। फिर उसके बाद हमने सल्फर लिया क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। फिर उसके बाद हमने किसको लिया, उसके बाद हमने लिया, ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद हमने लिया नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन की ऑब्वियसली होती है ज़्यादा, और फिर ऑक्सीजन की उससे भी ज़्यादा, और फिर जो है इसके बाद अगर फ्लोरीन होता तो उसकी सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर फ्लोरीन की होती है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, इस क्रम में ये चलता रहेगा। तो ये थोड़ा देख लेना आप लोग, इस तरीके से इसको सीरीज़ को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडिकेट द पेयर हुज वन मेंबर हैज़ द हाइएस्ट एंड अदर इज द लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर हमको ऐसा पेयर बताना है जिसकी पहला तो एक की तो हाईएस्ट है और दूसरे की लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहाँ पर कौन सा हो सकता है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए आप कि कौन सा हो सकता है कि हेलोजन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो उस सीरीज़ में जो है हमारे पास जो फ्लोरीन है वो सबसे नेगेटिव हो गया, और एफ, हाँ, सीजियम फ्रेंसियम होता है ना फर्स्ट ग्रुप के अंदर, तो ये सबसे कम हो गया। तो ऑस्ट्रे बी जो डी है राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा और आपका फ्रेंसियम सबसे कम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा फॉल्स है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ क्लोरीन। सेकेंड है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन। फिर है आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। एंड डी है, ब्रोमीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन क्लोरीन। तो बताइए इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, बी यहाँ पर राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन। तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो फ्लोरीन है, सॉरी क्लोरीन है, उसकी लेस देन नहीं बल्कि उसकी ज़्यादा है किससे, फ्लोरीन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आर इन ऑर्डर, किस ऑर्डर में होती है आपके, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और फास्फोरस है। तो ये अभी तक अब समझ में आ चुका होगा आपको पूरा का पूरा। सबसे जो कम होगा वो पी फास्फोरस होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर फ्लोरीन होगा।
यानी सबसे ज़्यादा हमारे पास फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर फॉस्फोरस होता है। तो ये क्रम जो है ये दिमाग में बैठा लो, याद कर लो, रट डालो इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव, पहला है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, सेकंड है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो यही यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि एस ब्लॉक के अंदर यही तो होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग एसिड्स हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमको एसिडिक स्ट्रेंथ के घटते हुए क्रम में इन एसिड्स को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए सबके हाइड्रोक्साइड दिए हुए आयंस, तो क्लोरीन का है, आयोडीन का है, ब्रोमीन का है, ठीक है ना। तो हमारे पास सही ऑर्डर क्या हो सकता है, पहला ये कुछ क्रम दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्रम को हमने क्रम वाइज जो है हमने देखना है कि जो ऑर्डर है वो क्या हो सकता है। तो अगेन यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो घटती है और ऑब्वियसली लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है। तो अगर हम बात करें, अगर फ्लोरीन को छोड़ दें, क्योंकि फ्लोरीन तो आपके पास ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है, तो बाकी जितने भी हेलोजेंस हैं वो ऑक्सी एसिड बनाते हैं। तो इसका मतलब अगर हम फ्लोरीन को छोड़ देते हैं तो प्रबलता का क्रम जो है वो क्या होगा, फिर फ्लोरीन के बाद फिर क्लोरीन, क्लोरीन है तो क्लोरीन से आयोडीन की तरफ लगातार घटता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो क्लोरीन में ही होना चाहिए फिर, ठीक है, फिर ब्रोमीन होना चाहिए, फिर आयोडीन में होना चाहिए। तो इसका मतलब जो सही सीरीज़ कौन सी है, ऑप्शन ए ही यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, ठीक है। तो ये इनका सीरीज हो जाएगा, और फ्लोरीन यहाँ पर नहीं बनाता है ऑक्सी अम्ल, ये बात याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, विच सेट सोज इनर पेयर इफेक्ट। इनर पेयर यानी कि अक्रिय युग्म प्रभाव कौन सा पेयर जो है वो शो करता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 4 पेयर दे रखे हैं, तो इसमें से जो आपका अक्रिय युग्म प्रभाव है वो शो करता है कौन सा पेयर, ये वाला, जर्मेनियम, एसएन टिन, लेड, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ये 13, 14 और 15 ग्रुप के जो कुछ एलिमेंट्स हैं, लगभग 7-8 के एलिमेंट्स, यही जो है वो बेसिकली शो करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि जो NS के 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, उसके कारण न्यूक्लियस जो है इनको टाइटली हेड करके रखता है, और इस कारण से ये क्या करते हैं, इनका जो पेयर है वो इनर्ट हो जाता है, क्योंकि इनके जो पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे, इनको तोड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो इस वजह से चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि आपके मेनली अक्रिय युग्म प्रभाव यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। इनका नाम याद रखना है, गैलियम, जर्मेनियम, आपका एस्टेटिन, इंडियम, आपका ये टी क्या होता है, टाइटेनियम हो गया, फिर आपका एसएन टिन हो गया, लेड हो गया, एसबी यानी एंटीमनी, बीआई यानी बिस्मिथ। तो ये नाम है कुछ, और ये लगभग सारे ही 13, 14 और 15 ग्रुप के अंदर जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन्स। तो हेलोजन के ऑक्सी एसिड्स का स्ट्रेंथ, तो अगेन ये भी वो वही क्वेश्चन है सेम जैसे हमने अभी अभी बात की, कि जैसे जैसे जो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है अम्लों की जो प्रबलता है वो बढ़ती जाती है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके बढ़ने के साथ साथ एसिड की जो स्ट्रेंथ है, प्रबलता है, वो बढ़ती जाती है। और जितने भी हेलोजन्स हैं, अगर हम फ्लोरीन को छोड़ दें, वो बाकी के आपके ऑक्सो एसिड बनाते हैं। तो उनका जो क्रम है वो वही होता है, आपका क्लोरीन, फिर आपका ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस में दिख रहा है आपको, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इसलिए सी वाला सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक इन कैरेक्टर। सबसे ज़्यादा बेसिक जो है वो कैरेक्टर किसका होगा, आयोडीन नेगेटिव का होगा, Br नेगेटिव का होगा, F नेगेटिव का होगा, या Cl नेगेटिव का होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो बेसिक कैरेक्टर है वो किसका होगा, वो आपका F नेगेटिव का होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसका जो, अगर हम आपका हेलोजन एसिड्स देखें इन सब के ऑर्डर ऑफ एसिडिटी के, तो वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखिए HI जो है वो सबसे ज़्यादा जो है हेलोजन एसिड की एसिडिटी का क्रम है, फिर आपके पास Br, फिर उसके पास क्लोरीन, और फिर HF, ठीक है ना।
तो ये इसका क्रम होता है। अब अगर हम इनके कॉन्जुगेट बेस निकालें तो उसमें से कॉन्जुगेट बेस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका हाइड्रोजन जो है इनमें से निकालना होगा, और हाइड्रोजन अगर हम निकालें तो उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से बनेंगे। तो उसके उस स्थिति में जो है वो जितना जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका कॉरेस्पॉन्डेंट जो एसिड है उतना ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो है फ्लोरीन का जो जब इसका HF का जो कॉन्जुगेट बेस बना Fe नेगेटिव, तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। फिर उसके बाद Cl नेगेटिव, फिर आपका Br नेगेटिव और फिर I नेगेटिव। ये कुछ सीरीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, जीनोन रिएक्ट करता है। पहला है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तीसरा हाइड्रोजन हैलाइड्स और चौथा है मेटालॉइड्स। तो जीनोन जो है दोस्तों वो रिएक्ट करता है, जो आपके हेलोजन्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो आपका जब सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट या रिएक्शन देता है वो आपका जीनोन ही है, सबसे ज़्यादा तत्व बनाता है। तो ये आपके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपके पास, फॉलोइंग इन द लिस्ट ऑफ फ्यू एसिड्स सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर अगेन वही हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के गिरते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है। तो अम्लों का जो सामर्थ्य वो किस प्रकार से घटता है उसके क्रम में हमें लगाना है। तो HI है, HF है, HCl है, HBr है और HI है। तो यहाँ पर जो सबसे जो हाईएस्ट है वो HI है। तो हाइड्रोजन आपका आयोडाइड है, फिर आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, फिर आपके पास क्लोरीन होगा और फिर आपके पास सबसे जो कम है वो HF होगा, ठीक है। क्योंकि जो है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कुछ याद रखनी है एसिड और बेस के क्रम में। डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ में सीधे सीधा आपको क्रम याद रखना है कि फ्लोरीन, क्रोमिन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये हमेशा उल्टे क्रम में चलता है, ठीक है। यानी कि सबसे कम फ्लोरीन वाले की होगी, फिर आपकी क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। तो ये मैं बता चुका हूँ कि कल भी आपको कि इन दोनों के बीच में जो सेकंड और थर्ड ग्रुप पीरियड के होते हैं इनके बीच डायगोनल रिलेशनशिप होता है। और वो क्यों होता है, इक्विवेलेंट रेशियो बिटवीन चार्ज एंड रेडियस, यानी कि चार्ज और रेडियस का लगभग इनका इक्विवेलेंट रेशियो होता है। तो इस वजह से इनका डायगोनल रिलेशनशिप फाइंड होता है। तो चलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। और आज का जो है हमारा अंतिम क्वेश्चन भी हम देख ही लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, दूसरा अट्रैक्ट प्रोटॉन, तीसरा रिपेल इलेक्ट्रॉन और चौथा रिपेल प्रोटॉन। तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यही था दोस्तों आज के टेस्ट में, इतना काफ़ी है। और हमने काफ़ी क्वेश्चन जो है आप पीरियोडिक टेबल के डिस्कस कर लिए हैं। फ्रेंड्स आप भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहिए, और अब हम शुरू करेंगे जल्द ही, मैं आपके बीच में वीडियो लेके आऊँगा केमिकल बॉन्डिंग। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।